नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय सुमित सर में। दोस्तों, आज हम भूगोल बात करेंगे और भूगोल का हम ये पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं। और भूगोल में हम पहले वीडियो में आपको भूगोल का परिचय, भौगोलिक परिचय हमने नहीं दिया है, ठीक है ना। हम वो भारत की स्थिति व विस्तार के बताएंगे ये टॉपिक आपका। और किस लिए? क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ से लगभग आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको हम ये वाला टॉपिक बताएंगे। बाकी अगला जो वीडियो हमारा रहेगा वो एकदम शुरुआत से रहेगा, भूगोल शब्द की उत्पत्ति से लेके और भारत का भूगोल पहले हम बताएंगे और वहाँ पे भारत का पूरा परिचय देंगे, लिंग अनुपात, क्षेत्रफल, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी हम उसका अगला चीज़ बता रहे हैं, भारत की स्थिति व विस्तार के बारे में बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और यह वीडियो एक है, ठीक है। आज कितनी तारीख है? 15 जनवरी है। आपको पता है कि 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। और आपको ये भी पता है कि सेनाओं को हमारे देश में कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो आज थल सेना दिवस है 15 जनवरी, ठीक है ना। 15 जनवरी को हम थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए बात करते हैं भारत का भूगोल। अब पहले नंबर तो आपको ये भी जान लेना होगा कि भारत का भूगोल अर्थात भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता है हिकैटियस को। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकैटियस को। आपका पहला प्रश्न ये बनता है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो हिकैटियस को। ऐतिहासिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस को इतिहास का भी पिता कहा जाता है, ठीक है ना। हेरोडोटस को इतिहास का भी पिता कहा जाता है, परंतु भूगोल का पिता कहा जाता है हिकेटियस को, ठीक है ना। हिकेटियस ने पेरियोडोमस नामक एक किताब लिखा था भूगोल के ऊपर, ठीक है ना। और इसलिए इसको भूगोल का पिता कहा जाता है। अब ये प्रश्न बनता है कि भारत का भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय भूगोल का पिता कहा जाता है जेम्स रेनल को कहा जाता है। जेम्स रेनल को कहा जाता है भारतीय भूगोल का पिता। जेम्स रेनल को इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि आपको पता है भारत में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जेम्स रेनल को बंगाल का सर्वेयर नियुक्त किया था लगभग 1767 ईस्वी में। तो उस समय ये सर्वेयर के रूप में कार्य करते थे। कौन? जेम्स रेनल, जिनको भारतीय भूगोल का पिता कहा जाता है और भारतीय मानचित्र का भी पिता इन्हीं को कहा जाता है। क्योंकि भारत का मानचित्र जो आप आज लोग देख रहे हैं उसको सबसे पहला उसका प्रारूप इन्होंने ही बनाया था। उस पर फिर धीरे धीरे वैज्ञानिक रूप से सुधार किया गया और आज जो रूप देखते हैं वो आपको मिलता है, पर उसकी शुरुआत जेम्स रेनल ने ही किया था। तो इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1767 ईस्वी के आसपास बंगाल का सर्वेयर नियुक्त किया था। जब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था तो उसके बाद इन्होंने एक मानचित्र प्रकाशित किया था, ठीक है ना, हिंदुस्तान के नाम से, ठीक है ना। हिंदुस्तान नाम से एक मानचित्र प्रकाशित किया था जब अपने कार्यकाल इनका समाप्त हो गया था तब। और जेम्स रेनल को भारतीय मानचित्र का पिता कहा जाता है और भारतीय भूगोल का पिता कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब आइए बात करते हैं भारत क्या स्थिति व विस्तार, मतलब भारत की स्थिति क्या है, इसके किनारे किनारे क्या है, भारत कहाँ पर स्थित है और इसका विस्तार कहाँ है, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं भारत की जो स्थिति है। भारत की स्थिति कहाँ पर है? दक्षिण एशिया महाद्वीप में है। कहाँ पर है? दक्षिण एशिया महाद्वीप में है, दक्षिणी एशिया महाद्वीप में। आपको पता है महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। जिसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे ज़्यादा देशों की संख्या अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं लगभग, ठीक है ना। पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या 7 महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप में निवास करती है, लगभग 50% के आसपास, ठीक है ना। तो भारत कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप का एशिया में कहाँ है? दक्षिणी एशिया महाद्वीप में, ठीक है ना। और जो भारत है यह हिंद महासागर से 3 ओर से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? हिंद महासागर से 3 ओर से घिरा है। क्योंकि आप जानते हैं भारत कैसा देश है? एक प्रायद्वीपीय देश है। और प्रायद्वीपीय का अर्थ होता है जो 3 ओर से जल से घिरा हो, 3 ओर से जल से घिरा हो, एक और स्थल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो और आप जान सकते हैं भारत एक प्रायद्वीपीय देश है और कहाँ स्थित है? एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। और बात अगर ये बनती है और
कहाँ पर स्थित है एशिया महाद्वीप में दक्षिण में? तो संपूर्ण भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध का मतलब आप समझ सकते हैं पृथ्वी है, इसको दो भागों में बांटा गया है। ये इसको उत्तर दिशा कहते हैं, इसको उत्तरी गोलार्ध है, और इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है, ठीक। और ये बीच वाली विषुवत रेखा है, जीरो अंश लाइन भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारा भारत किधर है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना। इधर है उत्तरी गोलार्ध में, ये संपूर्ण भारत उत्तरी गोलार्ध में। पर अक्षांशीय दृष्टि से अगर देखेंगे तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है, उत्तरी गोलार्ध का। परंतु अगर देशांतरीय दृष्टि से देखेंगे तो भारत पूर्वी गोलार्ध के मध्य स्थित है। मतलब पूर्वी गोलार्ध का मतलब ये वाली दिशा आपकी पूर्वी आ जाती है, इसके मध्य में स्थित है, यहाँ पे, न तो पूरा उत्तर में, यहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। तो ये आपका भारत देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध के मध्य में, और अक्षांशीय दृष्टि से पूरे का पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। आइए अब बात करते हैं आप यहाँ पे हिंद महासागर देखा ना आप लोगों ने, कि हिंद महासागर का 3 ओर से भारत को घेरा हुआ है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं अरब सागर, हिंद महासागर ये है, और हिंद महासागर के यही 2 भाग है, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर कहलाता है। तो अब आपको पता है जैसे महाद्वीप हमने बताया 7 होते हैं, वैसे महासागर भी 5 होते हैं। जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, यही तीसरा है सबसे बड़ा महासागर कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर को इतिहास में या प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे? रत्नाकर नाम से इसको सूचित किया गया था, ठीक है ना। हमारे वेदों में ऋग्वैदिक काल में इसको प्राचीन काल में रत्नाकर नाम से हिंद महासागर को सूचित किया गया है। तो हिंद महासागर तीसरा महासागर है, चौथा है आर्कटिक, पांचवा है अंटार्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर, ठीक है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल, क्योंकि हम स्थिति और इसका विस्तार की बात करें तो भारत के क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। और आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कैसा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। जितने महाद्वीप हैं उतना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से उतना बड़ा देश है। जैसे कि पहला कौन सा है? अगर ये 7वां है तो इसके पहले कौन कौन से? जैसे आपको पता है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। ये 7वें क्रम पे है। इससे जो बड़े देश हैं आपको नाम हम बताए, ठीक है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, ठीक है ना। और सबसे छोटा है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या दृष्टि से आपका सबसे बड़ा देश है चीन। चीन एशिया महाद्वीप का देश है, और रूस लगभग यूरेशिया महाद्वीप का देश है, ठीक है ना। और यूरोप में लगभग पड़ता है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश भी वेटिकन सिटी है, और क्षेत्रफल की दृष्टि भी सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जो यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा पोप का महल वेटिकन सिटी में ही स्थित है, ठीक। आइए अब बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब ये जानिए कि बहुत देश हैं विश्व में, लगभग 204, 5, 6 देश हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। और मान्यता कौन देता है? संयुक्त राष्ट्र संघ देता है। तो उनमें से, उन देशों में से भारत भी विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना % है? 17.5% क्षेत्रफल भारत का है विश्व में, ठीक है ना। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश 2020 से हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब आइए विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? यहाँ पे हमने लिखा है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? 2.42% है, ठीक है, विश्व का क्षेत्रफल का। और जनसंख्या कितनी है? 17.5% क्या है? विश्व की जनसंख्या, कुल जनसंख्या का भारत की जनसंख्या का हिस्सा 17.5 है, ठीक है ना। मान लीजिए 100% जनसंख्या पूरी दुनिया की, जिसमें से 17.5% जनसंख्या भारत में है, ठीक है ना। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। अब आइए बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार को हम भारत की चौड़ाई भी कह सकते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार बहुत पूछा जाता है। 8 अंश, ये जो डिग्री है इसको अंश बोलते हैं, ठीक है ना। 8 अंश, ये जो है ये कॉमा लगा, इसको मिनट बोलते हैं। 8 अंश 4 मिनट उत्तर से
उत्तरी अक्षांश से लेके 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक ले 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश कहाँ तक है, यहाँ तक है। 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक, ठीक है ना। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट, यहाँ से यहाँ तक का आपका क्या अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है ना। और देशांतरी विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार आपका है 37 अंश देशांतरी विस्तार यहाँ है आपका भारत का देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 पूर्वी देशांतर से लेके 97.25 पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। अब बात आती है कि ये अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया आपका, ठीक है ना। अब बात आती है अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य अंतर कितना है, 30 डिग्री का है, ठीक है ना, 30 अंश का है। और यहाँ पे आपको पता है 1 अंश बराबर 4 मिनट होते हैं, ठीक है ना, 1 अंश बराबर 4 मिनट होते हैं। आपको पता है पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या है, पश्चिम से लेके पूर्व में, पृथ्वी पश्चिम से लेके पूर्व में गति करती है ना। पृथ्वी ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर निकलती है, फिर ऐसे जाके पश्चिम में अस्त हो जाता है सूर्य, ठीक है ना। पृथ्वी क्योंकि सूर्य अपनी जगह स्थित है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो इसलिए इसका जो आया है अंतर ना, कितने घंटे का अंतर आया है, 30, 1 अंश बराबर 4 मिनट होता है। पृथ्वी 24 घंटे में ना 360 अंश घूमती है, पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूमती है। आपको पता है कि 1 अंश बराबर 4 मिनट होता है, तो 1 घंटे बराबर कितना हो जाएगा, 1 घंटे बराबर 4 मिनट को आप 15 से गुणा कर देंगे तो 60 मिनट हो जाएगा, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो मतलब 15 अंश होता है। 1 घंटे में कितना अंश होता है, 15 अंश होता है। 360 को आप 15 से भाग देंगे, 15 दूना 30, 6 60 हो गया, 15 चौका 60, ये आ गया 24 घंटे, मतलब 24 बचा। तो इसका मतलब 24 घंटे में पृथ्वी 360 अंश को घूम जाती है, ठीक है ना। और ये 30 अंश का जो अंतर आ रहा है, मतलब 30 अंश का अंतर मतलब 2 घंटे का, क्योंकि 1 अंश बराबर 4 मिनट, 15 अंश बराबर 1 घंटे और 30 अंश बराबर 2 घंटे का अंतर है किसमें, देशांतर और अक्षांश में, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं आपको भारत के 17 राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, मतलब भारत में अभी 28 राज्य हैं, उनमें से 17 राज्य हैं जो मतलब अन्य राज्यों से सीमा, अन्य राज्यों का मतलब है अन्य देशों से सीमा मिलाते हैं, जिनको हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। हमने लिखा है भारत की 17 राज्यों की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और कितने देशों से, 7 पड़ोसी देशों से। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश हैं, ठीक है ना। इन्हीं से 17 राज्यों की सीमा मिलती है 7 पड़ोसी देशों से, ठीक है ना। आइए अब एक चीज़ और बात करते हैं, ये आपका प्रश्न बहुत बनता है कि भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कितना है, विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना % क्षेत्रफल है। आइए आगे बात करते हैं। भारत का मानक समय, हर एक चीज़ का मानक होता है, तो भारत का भी मानक समय है। जो भारत का मानक समय है वो कितना है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। आपको ये पता होना चाहिए जो समय का निर्धारण किया जाता है वह देशांतरों से किया जाता है, ठीक है ना। और ये काल्पनिक रेखाएं हैं सब, ठीक है ना। और ये 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है, जिसका निर्धारण कहाँ से हुआ, किसको भारत का मानक समय माना गया है। जो मानक समय है वह इलाहाबाद के समीप नैनी से गुजरती है जो समय, उसी को भारत का मानक समय मान लिया गया है। और मिर्ज़ापुर से निकलती है, ठीक है ना। आपको मिर्ज़ापुर भी आएगा, यहाँ नैनी है, मिर्ज़ापुर भी प्रश्न में आता है, ठीक है ना। इलाहाबाद के समीप जो नैनी से गुजरता हुआ समय है उसी को भारत का मानक समय माना गया। और भारत का मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है, ये चीज़ हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना। जैसे कि 3 प्रदेश हैं, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। एक है उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इन 5 राज्यों से भारत का मानक समय जो है गुजरता है। जैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो अब बात करते कहाँ से गुजरती है, नैनी, इलाहाबाद के समीप नैनी से भारत का मानक समय जो गुजरता है उसी को भारत का मानक समय मान लिया गया। कितना है, 82.5 अंश पूर्वी, 82 इसको अंश बोलते हैं, ठीक है ना, अंश इसको मिनट बोलते हैं। तो 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर मतलब 82.5 पूर्वी देशांतर को हम भारत का मानक समय कहते हैं। और इसका ज़्यादातर प्रश्न आता है भारत का मानक समय ब्रिटेन के मानक समय GMT से,
GMT के मानक समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे का मतलब है 5 अंश 30 मिनट, ठीक है ना, 5 अंश 30 मिनट, और यहाँ पे 5 घंटे 30 मिनट के रूप में कह सकते हैं कि 5.5 घंटे आगे है। किससे? GMT से। GMT का मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, जो कहाँ पर स्थित है? ब्रिटेन में स्थित है। बहुत प्रश्न बनता है कि GMT कहाँ पर स्थित है? GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है ना। यह ब्रिटेन में है, एक जगह है, उस जगह से भारत के समय का 5.5 घंटे आगे है निर्धारण, ठीक है ना। मतलब आगे का मतलब अगर ब्रिटेन में दोपहर में अगर वहाँ पे 12 बज रहा है तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बजेंगे। मतलब 12 से आगे हुआ ना शाम, दोपहर से शाम हुआ, आगे जा रहा है ना, तो 5.5 घंटे का मतलब आगे का मतलब यही है। अगर वहाँ पे 12 बज रहा है तो हमारे यहाँ 5:30 बजेगा, शाम होगा, ठीक है ना। ये 5.5 घंटे आगे हैं। आइए आपको कुछ बताते हैं और ले चलते हैं। जैसे आप जानते हैं, आपको मैप अगर देखना है ना, तो जो मैप बनाएंगे, अगर हम एक मैप इस पे बना देंगे तो सारा जगह वो ले लेगा, आपको फैक्ट नहीं मिल पाएगा जो आपको एग्जाम में आता है। तो इसलिए हमने मैप नहीं बनाया है, आपको इस प्लस से समझाते हैं। आप अपने मैप में प्लस बना लिए करिए ऐसे करके, और उस प्लस से उत्तर वाली दिशा को उत्तर दिशा कहते हैं। उत्तर में जो है उसको उत्तर दिशा, और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको क्या कहते हैं? दक्षिण दिशा, ठीक है ना। और ये जो ये वाली लाइन है, इसको चौड़ाई वाली, इसको कहते हैं पूरब दिशा, ठीक है ना। और इसको कहते हैं पश्चिम दिशा, ठीक है ना। ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है पूरब, ये है दक्षिण। आप जानते हैं कि उत्तर को नॉर्थ बोलते हैं, पूरब को ईस्ट बोलते हैं, और दक्षिण को साउथ बोलते हैं, और पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं। सब मिलकर आ जाएगा आपका न्यूज़ का फुल फॉर्म, ठीक है ना। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है ना। ये आपका दिशा देखने के लिए आप वैसे बांट लिया करिए। तो आप जान जाएंगे भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। भारत के सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ये भारत के सबसे उत्तर में आप मैप में देखेंगे तो सबसे ऊपर जो है जम्मू कश्मीर है। अब भारत का सबसे दक्षिणी मतलब कहाँ? सीधा ऐसे जम्मू कश्मीर के नीचे चले आएंगे, नीचे, तो नीचे वाली को क्या कहते हैं? दक्षिण दिशा। तो सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, ठीक है ना, तमिलनाडु। अब फिर सबसे पूरब में आ जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, इस साइड, जहाँ पे आपको नेपाल दिखेगा, और इसके इधर आएंगे जिसमें 7 सिस्टर पूर्वोत्तर के राज आएंगे, ठीक है ना। इसलिए उनको पूर्वोत्तर के राज कहते हैं, ठीक है ना। पूर्वोत्तर का मतलब इस ओर स्थित है, ठीक है ना। अरुणाचल का मतलब होता है, अरुणा मतलब होता है सूरज, चल मतलब होता है उदय, मतलब सूरज का उदय सबसे पहले कहाँ होता है भारत में? अरुणाचल प्रदेश में होता है। सबसे बाद में अस्त कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। सबसे पूर्वी में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिम में कौन सा है? गुजरात राज्य के रूप में। सबसे दक्षिणी है तमिलनाडु, सबसे उत्तरी है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में नहीं रहा है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिएगा 19 अक्टूबर 2020 को लगभग, ठीक है ना। तो सबसे पश्चिमी राज्य ये है, सबसे पूर्वी राज्य ये है। सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, अस्त सबसे बाद में कहाँ? गुजरात में। और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सरक्रीक, जिसको गुहर माता के पास में आता है, ठीक है। गौहर माता आएगा, गुहर मोती आएगा, सरक्रीक, ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सरक्रीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? इंदिरा कौल है, ठीक है ना। सरक्रीक कहाँ है? गुजरात में स्थित है। इंदिरा कौल कहाँ है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। सबसे पूर्वी बिंदु है किबीथु, ठीक है ना, जो कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। और सबसे दक्षिणी बिंदु बहुत पूछा जाता है, इंदिरा पॉइंट, यह कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है ना। अंडमान निकोबार में कहाँ? ग्रेट निकोबार में, ठीक है ना। इंदिरा पॉइंट यह सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट। आपको पता है राजीव गांधी का कार्यकाल 1984 से लेकर 89 तक होता है, क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। फिर 84 से 89 तक राजीव गांधी रहते हैं, तो अंडमान निकोबार की यात्रा पे गए रहते हैं, तो वहाँ पे उस द्वीप का नाम रहता है पिगमिलियन पॉइंट, तो उसका नाम वो बदल के इंदिरा पॉइंट रख देते हैं, ठीक है ना। इंदिरा पॉइंट रख देते हैं, ठीक। आपको पता है अंडमान निकोबार में ही सेलुलर जेल है। क्या? सेलुलर जेल, आज़ादी के पहले जब अंग्रेजों ने वहाँ बनाया था, ठीक है ना। अंडमान निकोबार में है, जिसको काला पानी की जेल भी कहते हैं। काला पानी की सजा का मतलब अंडमान निकोबार में है, ठीक। वो पूरी चारों तरफ उसके जल है, ठीक। अब आइए और वहाँ पे खास बात है कि उस जेल में हर कमरा एक एक कैदी के लिए है।
एक कैदी के लिए एक कमरा है वहाँ पे, खास बात है, कोई किसी संपर्क नहीं कर सकता है। ठीक, अब आइए बात करते हैं, ये आपके चारों बिंदुओं से बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना, आपने जान लिया। अब आइए जानते हैं, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीप की परिभाषा होती है जो 3 ओर से जल से घिरे हो, एक ओर स्थल से घिरा हो। आइए अब इस परिभाषा को सिद्ध करते हैं। 3 ओर जल से घिरने के पहले आ जाते हैं सबसे दक्षिणी में हिंद महासागर। 5 महासागरों में एक ऐसा महासागर है जिसकी सीमा भारत में स्पर्श करती है, भारत की सीमा को स्पर्श करती है, हिंद महासागर। ये दक्षिण में है मूलतः, और इसी का भाग जो है पूरब में फैला है, तो इसको क्या कह दिए हैं, बंगाल की खाड़ी। क्योंकि बंगाल में, बंगाल कैसा है, पश्चिम बंगाल पूर्वी राज्य है, पूरब में स्थित है। ठीक है ना, और ये क्या है, अरब सागर, पश्चिमी भाग को क्या कह दिए हैं, अरब सागर। और ये यही आपका पूरा इसे ऐसे ही जल ही है ये। ठीक है ना, ये 3 ओर से जल की सीमा बना रहा है। पश्चिम में क्या है, भारत के अरब सागर, पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, और उत्तर में क्या है, स्थल होना चाहिए ना। स्थल में क्या है, हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत। आपको पता है हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है। ठीक है ना, और जहाँ आज हिमालय पर्वत है वहाँ पे एक टिथिस नाम का सागर हुआ करता था। ये आपका प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, नेपाल में हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत की सबसे उच्च चोटी है कौन सी, माउंट एवरेस्ट, सबसे उच्च चोटी है। अब आइए बात करते हैं भारत की लंबाई कितनी है। लंबाई इसको कहते हैं ना, लंबाई सीधी सीधी लाइन को कहते हैं। चौड़ाई किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। ठीक है ना, तो भारत की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। आपका ये सबसे उत्तरी बिंदु से लेकर सबसे दक्षिणी बिंदु की दूरी ली गई है 3214 किलोमीटर। आप लोगों ने सुना होगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ना, तो कश्मीर का मतलब सबसे उत्तरी राज्य, और कन्याकुमारी का मतलब सबसे दक्षिणी राज्य। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित एक स्थान है। कन्याकुमारी का प्राचीन नाम भी पूछा जाता है, जिसका नाम केप कामोरिन हुआ करता था। वह भारत की मुख्य सीमा मतलब मुख्य भूमि पर स्थित है। ठीक है ना, केप कामोरिन। तो सबसे उत्तरी बिंदु से लेकर सबसे दक्षिणी बिंदु की लंबाई कितनी है, 32 से 14 किलोमीटर। ठीक है ना, और पूछी जाए अगर आपसे भारत की लंबाई कितनी है, तो यही 32 से 14 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है आपका, ये क्या है, चौड़ाई है, ये लाइन आपकी क्या है, चौड़ाई है। चौड़ाई कितनी है, 29 से 33 किलोमीटर है। ठीक है ना, ये आपकी सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक से लेके किबीथ तक ली गई है, 29 से 33 किलोमीटर। अब आइए बात करते हैं, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। यहाँ पे हम 7 पड़ोसी देशों को लिखे हैं, पर कि कहाँ कहाँ स्थित हैं ये पड़ोसी देश, कैसे पड़ोसी देश हुए हैं हमारे। आइए बात करते हैं किस किस ओर स्थित हैं। जैसे कि आपकी ये उत्तर दिशा है, जान रहे हैं, ये उत्तर है, ये पूरब है। इस जो इस बीच की दिशा है, उत्तर और पूर्व की दिशा को कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है ना, और ये क्या आपका उत्तर है, ये पश्चिम दिशा है। उत्तर और पश्चिम की दिशा कहते हैं उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक, ये आपका पश्चिम है, ये आपका दक्षिण है। इसके बीच की इस दिशा को कहते हैं दक्षिण और पश्चिम दिशा। ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है। इसके बीच की दिशा को कहते हैं दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है ना, अब बात करते हैं भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है, चीन। भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है, चीन। और थोड़ा बगल चले जाएंगे उत्तर और पूर्व की साइड, मतलब वो चीन के थोड़ा और इधर आप देखेंगे तो नेपाल है, उत्तर दिशा में ही लगभग आता है। ठीक है ना, चीन नेपाल लगभग उत्तरी ही दिशा में स्थित है। और ये आपका क्या है, भूटान है। भूटान ये आपका एक ये भी देश है, गरीब देश कहलाता है। रिकॉर्ड है विश्व में लगभग जितने देश हैं, भूटान एक ऐसा देश है जो सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करता है, और इसकी पूरी भूमि पर 70% भूमि पर वन है। ठीक है ना, भूटान की राजधानी थिम्पू अक्सर पूछी जाती है। ठीक है ना, आइए तो बात करते हैं, ये भूटान कहाँ पर स्थित है, उत्तर और पूर्व में। उत्तर पूर्व में कौन सा देश स्थित है, भूटान स्थित है। ठीक है ना, एक देश आपका चीन हो गया, 2 देश नेपाल हो गया, 3 देश आपका भूटान हो गया। ठीक, ये उत्तर में था, ये उत्तर पूर्व में थे। अब आइए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करते हैं। ठीक है ना, तो पाकिस्तान आपका कहाँ स्थित है, पाकिस्तान लगभग पश्चिम दिशा की ओर स्थित, क्योंकि आपको पता है गुजरात से उसकी सीमा मिलती है, कच्छ के रण से। पाकिस्तान की सीमा 4 राज्यों से मिलती है, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब से मिलती है। ठीक है ना, इन 4 राज्यों से पाकिस्तान की सीमा मिलती है। और आपको पता है राजस्थान यहाँ पर है, अगर आप ऐसे मैप बनाएंगे तो राजस्थान से भी मिलती है और गुजरात से भी मिलती है पाकिस्तान की सीमा। ठीक है ना, और अफगानिस्तान कहाँ है, उत्तर और पश्चिम में अफगानिस्तान है। ठीक है ना, अफगानिस्तान, चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा अफगानिस्तान तक लगती थी। ठीक है ना, और बाबर वगैरह जो आए थे सब यही अफगानिस्तान से ही आए थे। ठीक है ना, आइए मुगल वंश। तो आपका ये 1 2 3 देश हो गया,
पाकिस्तान 4 देश हो गया, अफगानिस्तान 5 देश हो गया। अब आइए 2 देश और बच रहे हैं। एक आपका बच रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश पूर्व में स्थित है। बांग्लादेश का, क्योंकि ये दिशा कौन सी है? पूर्व में। बांग्लादेश कहाँ है? पूरब में है। और म्यांमार 6, म्यांमार 1, 7 देश आपके हो गए। ये म्यांमार और बांग्लादेश आपके पूर्व की तरफ स्थित है, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं, जैसे बांग्लादेश, जान रहे हैं कि बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ, ठीक है ना, पाकिस्तान के कब्जे में था, ठीक है ना। जो पूर्वी बंगाल था उसी को आज बांग्लादेश के रूप में कह दे रहे हैं, ठीक है ना। पूर्वी बंगाल आज क्या कह दे रहे हैं? पाकिस्तान के कब्जे में वो चला गया था, क्योंकि पश्चिम बंगाल हमारे यहाँ आज तक है वो, ठीक। ये आपका 7 देश हो गए, ठीक है दोस्तों। आइए अब बात करते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 7 पड़ोसी देश। 7 पड़ोसी देश कौन से हैं आपके? कभी कभी आ जाता है सब, हाँ, सबसे ज़्यादा सीमा एक है आपका 7 में, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये 7 देश हैं आपके पड़ोसी देश। और 7 देश कहाँ कहाँ स्थित हैं आपको ये बताए हैं, ठीक है ना, ठीक। और इन 7 देशों से भारत के 17 राज्यों की सीमा कहीं ना कहीं से मिलती है और 92 जिले की सीमा भी मिलती है। अब प्रश्न बनता है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। 4096.6 किलोमीटर फैक्ट पूछा जाता है। और यह भारत के साथ साझा करने वाला सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। और दूसरा है चीन, ठीक है ना। 1971 में बांग्लादेश बना, आप जान रहे हैं। और चीन की क्रांति 1949 में हुई थी। चीन की सीमा, दूसरी सीमा जो भारत से सबसे अधिक लगती है, 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान को पता है आपको, 14 अगस्त 1947 को भारत से विभाजन हुआ, 3323 किलोमीटर की सीमा बनाती है। नेपाल पे कभी किसी ने कब्जा ही नहीं किया, ठीक है ना। यह स्वतंत्र देश रहा है हमेशा, राजशाही शासन था। 2015-19 से तो यहाँ पे संविधान लागू हुआ, ठीक है ना। और यहाँ की सीमा रेखा हमारी कितनी स्पर्श करती है? 1751 किलोमीटर। म्यांमार भारत का ही अभिन्न अंग था पहले, जब ब्रिटिश भारत था तब, क्योंकि म्यांमार को प्राचीन नाम बर्मा था। और 1935 के अधिनियम से 1937 में इसको अलग किया गया। इसकी सीमा 1643 किलोमीटर लगती है। भूटान के बारे में बताया, इस पर भी किसी ने कब्जा नहीं किया, क्योंकि ये भी बहुत गरीब देश कहलाता था उस समय, संपन्न नहीं था, ठीक है ना। इसलिए इस पर किसी ने कब्जा करने की कोशिश नहीं किया। इसकी सीमा कितनी है? 699 किलोमीटर। अब आइए अफगानिस्तान, ये भी हमारे इतिहास में अगर जाएंगे तो मौर्य काल में ये भी हमारी सीमा में ही था। अफगानिस्तान भी हमारे सीमा में भी था, ठीक है ना। और इसकी सीमा की सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है, सबसे कम अफगानिस्तान से लगती है। इसको याद रखिएगा, 106 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा किस देश से सीमा बनाती है भारत की अंतर्राष्ट्रीय? बांग्लादेश से 4096, सबसे कम अफगानिस्तान से, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और आप इन्हीं को सबको जोड़ देंगे तो आपका 15,106.7 किलोमीटर लगभग ये स्थलीय सीमा है, क्योंकि स्थल से जुड़े हुए हैं ये देश। कैसे भारत से जुड़े हुए? स्थलीय सीमा बना रहे हैं, ठीक है ना। और लगभग में आपका आता है 15,200 किलोमीटर। अगर आपका 15,106 किलोमीटर नहीं है तो 15,200 किलोमीटर लगभग में पूछा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपका ये जो 15,200 किलोमीटर इन्हीं सबका योग है, ठीक है ना। अब आइए एक जलीय सीमा पूछी जाती है आपकी। जलीय सीमा भारत की कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। जलीय सीमा हुआ है कि आपको पता है भारत के कई राज्यों में तटीय सीमा है। तटीय मतलब वही जलीय सीमा, जैसे दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, ये दक्षिण भारत में। उधर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पूर्व में आ जाएंगे तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, ये आपके क्या बनाते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं। तो कितनी कितनी किलोमीटर बनाते हैं उन सब का योग। और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव और पुदुचेरी, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। मतलब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के कुल 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश को जलीय सीमा को मिलाकर कितनी हो गई? 7516.6 किलोमीटर, ठीक है ना। जिसमें सबसे छोटी जलीय सीमा है गोवा की, सबसे लंबी है अंडमान निकोबार की, ठीक है ना। और राज्य के रूप में आएंगे तो गुजरात की है, ठीक है ना दोस्तों। आइए अब बात करते हैं, कुछ सीमा रेखाएं पूछी जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक चीन की बहुत पूछी जाती है। चीन और भारत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? मैक-मोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? मैक-मोहन रेखा है, ठीक है ना। ये कब खींची गई थी? 1914 में। किस समझौते द्वारा? शिमला समझौते हुए। आप ध्यान दीजिए, शिमला का 2 समझौता हुआ है। शिमला भारत में जगह है, आप जानते हैं।
जो 1914 में शिमला समझौता हुआ था वह ब्रिटेन, क्योंकि उस समय हम ब्रिटिश भारत थे तो उस समय हमारा प्रभुत्व कौन था, प्रतिनिधित्व रूप में काम कौन करता था, ब्रिटेन था, चीन था और तिब्बत था। ये 3 देशों के बीच में शिमला में जो समझौता हुआ था तिब्बत को लेके, उसी को कहते हैं मैक मोहन रेखा का निर्धारण वहीं किया गया था, ठीक है ना, 1914 में तो वो था। और एक शिमला समझौता हुआ था इंदिरा गांधी के समय, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है ना। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेंजामिन भुट्टो थी, ठीक है ना। इन दोनों देशों के बीच में 1972 में एक शिमला समझौता हुआ था शिमला में, तो वो 1972 में हुआ था। पर जो मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया है ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच में शिमला समझौता हुआ था 1914 में, तब मैकमोहन रेखा। और सीमा 3488 किलोमीटर, ये जान रहे हैं आप। आइए बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में भी सीमा रेखा है, ठीक है ना। ये चीन, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है और रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। रेडक्लिफ रेखा का निर्माण 1947 में किया गया था, ठीक है ना, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, ठीक है ना। आइए अब एक आपका सबसे प्राचीन सीमा रेखी पूछी जाती है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा आपको पता है भारत और वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। जब क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत में जब खींचा गई थी ये सीमा रेखा, तो कब खींची गई थी, 1893 में डुरंड रेखा खींची गई थी। कब खींची गई थी, 1893 में। आपको पता है 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही चर्चित धर्म को लेकर भाषण दिया था, ठीक है ना। वो भाषण बहुत प्रसिद्ध है, तो 1893 में ही दिए थे, उसको धर्म संसद कहते हैं, ठीक है ना। तो 1893 में डुरंड रेखा खींची गई। कब खींची, जब खींची गई थी तब भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। अभी देखेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है दोस्तों। ये आपके प्रश्न हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा, इसमें सुधार करेंगे। अगला वीडियो हम बहुत जल्दी बनाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। आप अपने दोस्तों को बताइए और इसको अच्छे से वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे।